Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को फिर केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत देखिए क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। इसमें देखिए जनरली मैकेनिज्म का मतलब क्या हो रहा था, इसके पहले जो हम लोग पढ़ा था इस चैप्टर में आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। तो दो पोर्शन तो पहले मैं पढ़ चुका हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट इज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जिसके बारे में देख चुका आपने। और उसके बाद एक बच जाता है इसमें क्या चीज़ कि उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है रिएक्शन का, उसके बारे में बतलाना है। तो आइए अब मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूँ। तो मैकेनिज्म से रिलेटेड में यहाँ सबसे पहले ये देखिए कि रिएक्शन को दो भाग में बांटा गया। मैकेनिज्म के बेसिस पे रिएक्शन को दो भाग में बांटा गया। एक होता है सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले ऑन द बेसिस ऑफ mechanism, on the basis of mechanism, the reaction is classified into two types, first में सिंपल रिएक्शन या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोलिए, या सिंगल स्टेप रिएक्शन। सारा एक ही चीज़ ये सब है। सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकेंड इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, है ना। तो यहाँ दो चीज़ आपने देखा, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को दो अलग नाम से भी जानते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो देखिए सिंपल वे में आप जानिए ना, नाम से क्लियर है। सिंपल रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। तो जब एक ही स्टेप में होता है तो वहाँ किसी तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, नहीं होता है। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा तो सिंपल रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। इसका रीज़न वहाँ पर इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जहाँ इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए सिंपल रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता है। हेडिंग क्या लिखा, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये मल्टीपल स्टेप में होता है, और जहाँ मल्टीपल स्टेप में होगा तो वहाँ आपका ट्रांजिशन स्पेस इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा, और इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा तो उसका मैकेनिज्म भी होगा। तो मैकेनिज्म के लिए क्या जरूरी है, एक चीज़ समझ में आए, मैकेनिज्म तभी हो सकता है जब एक से अधिक स्टेप हो, और एक से अधिक स्टेप में क्या बनना चाहिए, इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होना चाहिए, और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैकेनिज्म जो पढ़ा जाता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कम से कम सिंपल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। ऐसे हमको तो डिटेल्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ना ही है, उसको बताते हैं, आगे बढ़ता हूँ। अब अलग से हेडिंग लिखिए, आप सिंपल रिएक्शन का थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। उसमें तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा नहीं, इसलिए उसका ज़्यादा कुछ विशेष बताने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आइए इसी में सिंपल रिएक्शन, है ना, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को क्या बोला था आपने, सिंगल स्टेप रिएक्शन, देखिए यहाँ नाम से क्लियर है, सिंगल स्टेप
मतलब इस तरह का रिएक्शन क्या एक स्टेप में होता है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, नाम से ही क्लियर इसका हो गया, और नाम से क्लियर है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, है ना। इट अकर्स, फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, इट अकर्स इन वन स्टेप, ये एक स्टेप में होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ intermediate, there is no formation of intermediate species, intermediate species during a reaction, but यहीं लिख देता हूँ, but transition state, but transition state exist, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट। आपका इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जहाँ इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसका मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो आप एनर्जी देते हैं ना, वो एनर्जी किस लिए देते हैं, बैरियर को पार करने के लिए। कौन सा बैरियर को, वही दिखा रहा हूँ, उसी का नाम यहाँ ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर था। जैसे आप रिएक्शन में देखिए, इस तरह दिखाता हूँ, समझिए। मान लीजिए इधर आपको ये दिखा दिए कंसंट्रेशन, ठीक है, और सॉरी एनर्जी, नॉट कंसंट्रेशन, एनर्जी, और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलिए हम इस तरह दिखा दें आपको, देखिए ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए, तो इस रिएक्टेंट को कम से कम कितना एनर्जी दे दें ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये होगा। तो रिएक्टेंट को इस बैरियर को पार करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ा, देखिए ये बैरियर को पार करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ा, ठीक है, वही ना यहाँ पर कहलाएगा उसका ट्रांजिशन स्टेट। यही बैरियर को पार करना, इसमें जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी दिया, यहाँ पर जो एनर्जी दिया, इस बैरियर को पार करने के लिए रिएक्टेंट को लिए, वही उसका ट्रांजिशन स्टेट कहला गया। दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, कि रिएक्टेंट को कितना एनर्जी दिया जाए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल हो जाए, माने उसका एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल हो जाए। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए इस रिएक्टेंट को जितना एनर्जी देंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ना एक्टिवेशन एनर्जी होता था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी दे ताकि ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाए, और ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा उसका फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। तो लिखते थे ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वही एक्टिवेशन एनर्जी था। ये यहाँ पर क्या हो गया, यही पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया, एक तरह से कि आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो आप एनर्जी दिया, तो जो एनर्जी देते हैं, क्यों वो एनर्जी देते हैं कि वहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड डिसोसिएट होगा और फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है ना, कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटता है, धीरे 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 वो बॉन्ड डिसोसिएट होता है और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस एट ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट पर इस तरह का रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिए। आपको रिएक्शन लिख दूँ मैं, ये देखिए आपका रिएक्शन ये लिखा हुआ आपका, सपोज A2 प्लस B2 और ये प्रोडक्ट बना दिया 2AB। मान लीजिए रिएक्शन आपका, समझिए ट्रांजिशन स्टेट को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें। तो A और A, B और ये B, है ना, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या रिएक्टेंट है, तो इसको आप क्या किए, ये रिएक्टेंट हुआ। इस रिएक्टेंट को क्या किया, आप देखिए कि यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे थे, जो एनर्जी दिया आपने, तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, ये रिएक्टेंट के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ये धीरे धीरे बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होता जाएगा, लूजली बॉन्डेड होता जाएगा। ए
और ये बी, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होता है। जो एनर्जी प्रोवाइड किया आपने इस रिएक्टेंट को, जो एनर्जी प्रोवाइड किया, इस एनर्जी से ये बॉन्ड क्या हुआ, धीरे 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 डिसोसिएट टूटना शुरू हो गया, डिसोसिएट होना शुरू हो गया, और नए के साथ बॉन्ड बनना भी शुरू हो गया। देखिए ए एंड बी, इसके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया और इधर क्या टूटना शुरू हो गया। एंड फाइनली क्या होता है कि ये नया बॉन्ड बन जाता है और नया बॉन्ड बनकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ए बी टू ए बी। तो इसी स्टेट को यहाँ पर क्या बोल दिया, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ कि जो आपने एनर्जी सप्लाई किया था ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, उस एनर्जी से रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल वहाँ बॉन्ड टूट रहा था और फिर बॉन्ड बन रहा था, पुराना बॉन्ड टूट रहा था, नया बॉन्ड बन रहा था, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यही हुआ ट्रांजिशन स्टेट। तो सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ट्रांजिशन स्टेट तो सभी में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे आपका सिंपल रिएक्शन हो। डिफरेंस क्या होता है, ये इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, उसमें होगा कॉम्प्लेक्स वाले में। चलिए नोट करिए। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, किस तरह का काम होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से कुछ और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, नोट करिए। अब इसके एग्जाम्पल में अब इसके एग्जाम्पल में जो आपको देखना है, जैसे देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए रिएक्शन आपने लिखा इस तरह से लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया जी। इसका रेट लॉस R=K कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिखेंगे। तो ये अपने मन से नहीं लिखा या रिएक्शन को देख के नहीं लिखा, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, ये जो रेट लॉ लिखा आपने, ये एक्सपेरिमेंटली है ना, एक्सपेरिमेंटली आप यहाँ पर ऑब्जर्व किया। और एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, देखिए कि जब ए के कंसंट्रेशन को यहाँ पर डबल किया, ए के कंसंट्रेशन को आपने जब डबल किया तो रेट क्या हो रहा है, डबल। ए के कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट क्या हो रहा है, ट्रिपल। मतलब क्या हुआ कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये ऑब्जर्व जो आपने किया उसके आधार पर लिखा। चलिए एक और दिखाता हूँ। देखिए आप लिखिए यहाँ पर रिएक्शन में सेकेंड एग्जाम्पल जैसे दिखाया, ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की, देखिए मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2, 1 + 1, और इसका रेट लॉ कि ये भी एक्सपेरिमेंटली आपने ऑब्जर्व किया वो लिख रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, ए के कंसंट्रेशन को डबल किए, रेट हो गया डबल। बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ए को फिक्स्ड रखते हुए, अब ए को कोई चेंज नहीं कर रहे, बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट हो गया डबल। दोनों को डबल किए, रेट हो गया 4 टाइम्स। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से रेट लॉ लिख दिया आपने, जो ऑब्जर्व किया वो इस फॉर्म में आ गया आपका। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, तब यहाँ पर एक कंक्लूजन फिर बताएंगे। देखिए अगर मैं इस तरह रिएक्शन लिखा 2A एंड प्रोडक्ट, अब यहाँ बताइए मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 2, रेट लॉ के A पे पावर 2, ऐसा लिख दिया। देखिए ये भी एक्सपेरिमेंटली, जितना भी रेट लॉ लिख रहा हूँ सब एक्सपेरिमेंटली लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखा गया कि रेट ए के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स हो गया, ट्रिपल किए तो रेट 9 टाइम्स हो गया। मतलब यहाँ डबल करेंगे तो 4, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली आप इस तरह से देखा तो इसको हम इस तरह से रेट लॉ लिखा। एक्सपेरिमेंटली जो आप ऑब्जर्व किया उसी के बेसिस पे हम ऐसा लिख दिया। तब कुछ समझ में आया। यहाँ देखिए तो जो कॉफिशिएंट रहता है ना वही पावर हो जाता है। कब, जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तब, एक स्टेप में रिएक्शन होगा तब। यहाँ भी देखिए जो यहाँ पावर था 1, बी का भी यहाँ पर सॉरी बी का भी कॉफिशिएंट 1, ए का भी कॉफिशिएंट 1, तो कंसंट्रेशन पर पावर 1 यहाँ पर आ गया। और ऐसा कब होगा, जब वो रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो जो आपका रिएक्शन में कॉफिशिएंट दिया रहेगा
वही कंसंट्रेशन पर पावर हो जाता है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होगा। देखिए ना, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, यहाँ भी 2, ये भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1। ऐसा कब होगा? जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन वहाँ मेंशन किया रहेगा तब, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम रिएक्शन देख के नहीं पता लगा सकते हैं, तो वहाँ मेंशन किया हो रहना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? जो उसका मॉलिक्यूलरिटी रहेगा। कुछ एक्सेप्शनल है उसको छोड़कर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब एक्सेप्शनल को हटाकर। चलिए एक और देखता हूँ। देखिए अगर हम ये लिख दें 3A प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया इस रिएक्शन में? मॉलिक्यूलरिटी क्या लिख दीजिएगा? 3। इसका रेट लॉ क्या लिख के कंसंट्रेशन ऑफ A पे पर 3, ये लिख दीजिएगा। ये ऑब्जर्व किया कि कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट हो गया 8 टाइम्स, इसका मतलब 3 पावर होगा। या इसी को हम एक और दूसरे रिएक्शन में दिखाता हूँ। एक और रिएक्शन करके इस तरह से 2A प्लस B2 बन गया प्रोडक्ट है, लिख दीजिए डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की कितनी हो गई? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी हो गया 3 एंड रेट लॉ के कंसंट्रेशन ऑफ A पे पार 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2, ये लिख देंगे। ठीक है, ऐसा तभी लिख रहा हूँ जब ये रिएक्शन क्या है? आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में होने वाला है। जब एक स्टेप वाला रिएक्शन रहेगा ना, तो वहाँ पर जो कॉफिशिएंट दिया रहेगा वो कंसंट्रेशन पर पावर हो जाता है। जैसे 2 कॉफिशिएंट है तो A पे पावर 2 हो गया इसका रेट लॉ में, B2 का कंसंट्रेशन 1 है तब B2 पे पावर 1 हो गया। यही चीज़ देखना है। मतलब पूरे का कंक्लूजन समझिए इस सिंपल रिएक्शन में, कि सिंपल रिएक्शन के केस में जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सिंपल लाइन में एक लाइन में ही बोल सकता हूँ। और वहाँ पर इंडिकेट क्या रहेगा ना कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी आप ऐसा यूज़ करिएगा, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकाल रहे हैं। वहाँ पर हम देख थोड़ी रहे कि हाँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा आया। वहाँ इंडिकेट क्या रहेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तुरंत रेट लॉ लिख देंगे। जैसे इस तरह से इंडिकेट कर देगा कि 3A प्लस P ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम इसका रेट लॉ इस तरह लिख देंगे, इसका जो पावर रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए तो कैसा रिएक्शन है? मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी अगर कोएफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कैसा लिखते हैं 2A 3B A2 B3, मान लीजिए रिएक्शन लिख दिया। तो यहाँ पर बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया इस रिएक्शन की? मॉलिक्यूलरिटी कितना लिख देंगे? 5, है ना? ये नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है, 3 से अधिक नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था, ऐसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ कि 3 से अधिक क्यों नहीं होगा। देखिए अगर ऐसा आ गया ना तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। जहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू आपने निकाला कि 3 से अधिक आ गया तो निश्चित रूप में वो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत, वो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा हमारा। अच्छा ये बताइए कि मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 क्यों होगा? तो इसका रीज़न देखिए क्या बताए थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है वो कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद ना वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो कॉलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेगा तब वो इफेक्टिव कॉलिजन में बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आप 3 वाला लीजिए, इसके वाला कंडीशन में यहाँ पर क्या लिखा? 2A A का और ये B2। ठीक है, अब ये इफेक्टिव कॉलिजन कब होगा? जब ये तीनों एक साथ कोलाइड करे। ये तीनों एक साथ कोलाइड करेगा एक टाइम में, तीनों एक साथ कोलाइड करे और एक साथ कोलाइड इस रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ। और एक साथ कोलाइड करने के बाद भी इसके पास 2 चीज़ और फैक्टर होना चाहिए। क्या? इसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए और सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तब ना इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यही 3 वाला केस में ही कि तीनों मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करे और जो कॉलिजन होना चाहिए वो क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और उसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए, तब ना इफेक्टिव कॉलिजन में ये कन्वर्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, केमिकल चेंजेस होगा।
तो ये क्या होता है, 3 के केस में ही रेयर इस तरह का होता है, इसलिए 4 वाले केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता। अगर 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लें रिएक्टेंट का, तो चारों को एक साथ कोलाइड करना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि उस सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो और उसके पास एक एग्जैक्ट परफेक्ट एनर्जी हो, तब इफेक्टिव कोलिजन होगा, जो कि संभव नहीं होता 4 मॉलिक्यूल्स में। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही यूज़ करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं मॉलिक्यूलरिटी में इसको एक्सप्लेन कर चुका था। चलिए नोट करिए। तो ये सिंपल रिएक्शन के बारे में बताया। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलरिटी 5 में आ गया, तब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी 5 यहाँ पर नहीं, किसके अंतर्गत आ गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत आ गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी टर्म का यूज़ नहीं होता है, उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म वहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। तो कैसे फिर इसको यूज़ करेंगे, अब उसको आगे करता हूँ। नोट करिए इसको पहले। अब आइए मेन टॉपिक में, जहाँ पर हम लोग को आना है। देखिए मेन टॉपिक में देखना है, अब भाई मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसी का तो मैकेनिज्म पढ़ना था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुआ, पहले इसके बारे में समझिए। इसका मैकेनिज्म तो होगा, अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। तो ये कितने स्टेप में, ये इट अकर्स इन सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट में इट अकर्स इन सेवरल स्टेप and each step is an elementary reaction. Each step is an elementary step. The concept of molecularity is not defined for complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके प्रत्येक स्टेप का जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म करेंगे तो उसका अलग अलग स्टेप में होगा। तो प्रत्येक स्टेप के जो होगा वहाँ पर वो एलिमेंट्री स्टेप होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पूरे ये मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं करते। तो यहाँ क्या लिखे हैं, द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आगे क्लियर करता हूँ। जैसे मान लिया रिएक्शन करवा रहे हैं, अभी आपको देखा ना कि जैसे देखिए आपको बता रहा हूँ 3A + B2, हम यहाँ पर बना दिए A3B2। मान लीजिए 4 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है या 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 3 × 2 5 आ रहा है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया ये, तो वही लिखा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म होगा अलग अलग स्टेप में, ये प्रत्येक स्टेप कैसा होगा, एलिमेंट्री स्टेप होगा। ये प्रत्येक स्टेप का, हाँ, ये प्रत्येक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी हो सकता है। जो इसका मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म जो अलग अलग स्टेप में होगा उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म होगा, लेकिन ये पूरे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं होगा। वही लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म आइए। अब इसमें मैकेनिज्म होगा तो कन्फर्म है कि इसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन, सॉरी इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इसमें फिर क्या, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ intermediate species. There is formation of intermediate species during reaction. Means formation of intermediate species takes place during chemical reaction. इन लिख सकते हैं formation of, या इसको ऐसे लिख सकते ज़्यादा बढ़िया रहेगा, formation of intermediate species takes place during
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत क्या बनेगा आपका, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट स्पेसिस का जहाँ भी फॉर्मेशन हो गया तो कन्फर्म है कि मैकेनिज्म वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अब एक चीज़ और, जब रेट लॉज लिखेंगे ना तो रेट लॉज में इंटरमीडिएट स्पेसिस इन्वॉल्व नहीं होता है। द इंटरमीडिएट species are not involved in rate loss। जब आप रेट लॉज लिखिएगा ना तो रेट लॉज में इंटरमीडिएट स्पेसिस को नहीं लिखा जाता, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, रेट लॉज में आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, मान लो कोई रिएक्शन, समझिएगा, मान लो कोई रिएक्शन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, हाँ, यहाँ मान लो कोई कैटलिस्ट भी है, मान लो इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट भी यूज़ कर लिए, तो जब रेट लॉ लिखिएगा तो रेट लॉ में क्या कंसंट्रेशन आप लिखते थे ना, ए रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट का भी हो सकता है रेट लॉ में, प्रोडक्ट भी आ सकता है रेट लॉ में, कैटलिस्ट भी आ सकता है इस रेट लॉ में, लेकिन यहाँ जो बनता है ना बीच में इंटरमीडिएट स्पेसिस, वो इन्वॉल्व नहीं होता है रेट लॉ में। ये जब रेट लॉ लिखेगा तो इस रेट लॉ में यहाँ जो कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे वो रिएक्टेंट का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, अगर कैटलिस्ट यूज़ करें तो उस कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज होगा, लेकिन जो बीच में बनता है ना इसका इंटरमीडिएट स्टेज वाला, इंटरमीडिएट स्पेसिस वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वॉल्व नहीं होता है रेट लॉ में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जरूरत पड़ेगा, इंटरमीडिएट स्पेसिस आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉस। और नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट इसका आता है, द slowest step of reaction determine the rate of reaction, called rate determining step। rate determining step। देखिए क्या लिखे, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब आप मैकेनिज्म कर रहे थे तो मैकेनिज्म करेंगे तो उसका बहुत सारा स्टेप में होगा, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा ना वही डिटरमाइन करता है उस रिएक्शन का रेट, और उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझे? इस सारा पॉइंट को अभी क्लियर करते हैं, एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो क्लियर होगा। ये पॉइंट को स्पेशली, इस पॉइंट को जरूरत पड़ेगा स्पेशली, है ना। देखिए कैसे, चलिए नोट, अच्छा इधर ही दिखाता हूँ, देखता हूँ इस साइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा ऊपर वाला मिटा के दिखता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। रुकिए, ये दोनों को स्पेशली समझाना, ये दोनों रहने देता हूँ पॉइंट को, तब आगे मिटाएंगे। मान लिया गया, आप देखिए इस तरह का रिएक्शन लिख रहा हूँ, कोई आपका एग्जांपल में ले रहा हूँ, मान लिया रिएक्शन आपका रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसी का हम दिखा रहा हूँ ग्राफ के द्वारा। इस रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो गया, और इसका डिफरेंट स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म इस ग्राफ के द्वारा दिखा रहा हूँ। ये एनर्जी, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। इसको नहीं मिटा रहा हूँ, रीजन है, इससे समझाने में आसान होगी कि मैं क्या लिखा है इसमें। देखिए मान लीजिए हम इस तरह से लेगा, देखिए रिएक्टेंट हो गया ये, और ये प्रोडक्ट में यहाँ पर बदल गया पी, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मान लीजिए रिएक्शन दिखा रहा था, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो होगा ना, ये क्या हुआ, यहाँ रिएक्टेंट को एनर्जी दिया, तो ये रिएक्टेंट को जो एनर्जी देंगे
तो उस एनर्जी से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, फिर बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो फॉर्म हो गया क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, इन हो गया ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर के क्या बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड का बनना ही ना शुरू हो जाएगा इस कंडीशन में, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बनना शुरू हो गया, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो देखिए इसका क्या एनर्जी घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर आकर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना होगा, एनर्जी घट गया ना, देखिए समझिए, यहाँ एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, एनर्जी दे रहे हैं तो बॉन्ड टूट रहा था, बॉन्ड टूटा यहाँ पर, और फिर बॉन्ड बनना शुरू हो गया, एनर्जी यहाँ रिलीज शुरू हो गया। फिर यहाँ के मिनिमम एनर्जी आ गया, मतलब कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया होगा, स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया होगा, यहाँ पर जो बना होगा ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना होगा, और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा इसी का नाम यहाँ हो जाता है इंटरमीडिएट स्पेसीज। ये जो प्रोडक्ट बना ये इंटरमीडिएट स्पेसीज का प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए यहाँ पर बन गया आपका, सपोज दैट इसको मान लीजिए ए, इस पॉइंट को, ठीक है, ए मान लिया। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या एनर्जी ये बढ़ रहा, फिर यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, इसको मान ट्रांजिशन स्टेट 2। फिर देखिए एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा, मतलब फिर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। मान लीजिए बी, ये प्रोडक्ट बी बना, स्टेबल प्रोडक्ट जिसको इंटरमीडिएट स्पेसीज बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, फिर ये क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट 3rd, फिर एनर्जी घटना शुरू हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट में आ गया। तो देखिए तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब बदल रहा था तो कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। अब इसको हम फिर से देखिए, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सके, इसके मैकेनिज्म को, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, यहाँ रिएक्शन क्या था आपका, देखिए रिएक्शन था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्शन तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन, तो ये है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म को देखिए कैसे दिखा रहा हूं यहाँ पर। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था तो देखिए तो यहाँ कितने स्टेप में, पहले रिएक्टेंट बदला ए में, इसका मैकेनिज्म क्या हो, आर पहला स्टेप, रिएक्टेंट टू ए, ठीक है। फिर ए कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, बी में, फिर यहाँ पर बी कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, पी में, ठीक है। ये क्या हो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ, देख रहे हैं, 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ। और देखिए तो तीनों को ऐड कर दीजिए, जो 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो इस तीनों को ऐड कर देंगे तो देखिए नहीं बन गया, ये बी कैंसिल, ए कैंसिल, ए रिएक्शन आ गया। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये हुआ, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ए रिएक्शन आ गया। तो इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म दिखा हुआ है इस ग्राफ के द्वारा। अब देखिए मैं सारा टर्म समझाता हूँ, यही दोनों पॉइंट समझाने के लिए इसको लिखा हुआ, छोड़ा हुआ था। अब समझिए ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है। और 3 स्टेप हो रहा है, तीनों इसका क्या है, एलिमेंट्री स्टेप। यही बोला गया कि ये रिएक्शन के अंतर्गत ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जो बदल रहा था 3 स्टेप में ना बदला, तो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक स्टेप में तो पूरा नहीं हो रहा, 3 स्टेप में हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप होता है, तो ये प्रत्येक क्या हो, एलिमेंट्री स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, एलिमेंट्री स्टेप हो गया। अब आइए देखिए हम उसको 3 भाग में, आप पहले से यहाँ तक देखिए, ये दोनों को, पहला स्टेप को यहाँ से मतलब एक ही रिएक्शन मान लीजिए, तो बोलते इस रिएक्टेंट को कितना एनर्जी दें ताकि प्रोडक्ट ए में बदल जाए, यहाँ तक ही मानिए आप। तो देखिए तो इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यही ना देना पड़ेगा, ये वाला एनर्जी देना पड़ेगा। इस रिएक्टेंट को कितना, कम से कम इतना एनर्जी देंगे तब ये प्रोडक्ट ए में बदलेगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो वाई हो गया ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाई एक्स मान लेता हूँ इसको, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया, ऐसे को मान लीजिए यहाँ पर एक्स। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये एनर्जी देना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब दूसरा रिएक्शन आइए ए टू बी, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना चाहिए, ये वाला, तो ये हो गया क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को वाई मान लीजिए यहाँ पर, वाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। फिर तीसरा स्टेप बी से बदल रहा है क्या में, पी में, अब ये प्रोडक्ट हो गया, तो बी को प्रोडक्ट में बदलना है ये तीसरा रिएक्शन के लिए, तो इस बी को कम से कम कितना एनर्जी देना होगा, ये देना होगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर हो गया जेड,
देख रहे हैं, तब तीनों रिएक्शन का ये अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए तीनों में एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हम यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या देखा तीनों में एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए तो मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी किसका है, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी किसका है इसमें, तीनों में। देखिए ये बोला फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट, ये बोला फर्स्ट स्टेप का आर बदल रहा है ए में, आर से जब कन्वर्सन ए में हो रहा है मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो गया तो इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ना प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इस रिएक्शन का फास्ट, इस रिएक्शन इन तीनों एलिमेंट्री रिएक्शन में ये बोला क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। स्लोएस्ट स्टेप है ना, हो गया स्टेप फर्स्ट। मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी किसका हो गया, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट का, स्टेप फर्स्ट का। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ना ये प्रोडक्ट में बदलेगा, मतलब इसका रिएक्शन का जो रेट होगा क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये कैसा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप कैसा हो गया, स्लोएस्ट स्टेप। और जो स्लोएस्ट स्टेप हो गया इसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझे। तो यही हो गया फर्स्ट वाला। अब कर देगा ये तीनों में कि इसमें बताइए, ऑप्शन ही दे देगा, ये दिया रहेगा आपका ग्राफ, और ग्राफ दिया रहेगा, नीचे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये तीनों में कौन सा रिएक्शन हो गया, ये वाला हो गया, आर कन्वर्टेड इनटू ए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। क्यों, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप वाला रिएक्शन जो हो गया वो सबसे धीरे धीरे स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब एक और आइए दूसरा पॉइंट, देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम। अब सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी देखिए तो किसका हो रहा है, ये तीनों स्टेप में, ये तीनों में। तो सबसे कम कौन, ए से बी में बदल रहा, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इसका सबसे कम है। कौन सा स्टेप, सेकेंड स्टेप। तो स्टेप टू में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम हो रहा है। और यहाँ देखिए अब कम ही एनर्जी देंगे तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाएगा, मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, इन तीनों में सबसे फास्ट होगा। ये क्या हो गया, फास्टेस्ट स्टेप है ना, ये फास्टेस्ट स्टेप होगा। तो इसमें रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना, सबसे ज़्यादा हो गया। तो यही पूछ दे इस तीनों में, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फिर एक दे देगा, बोले इन तीनों में सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, इन तीनों में सबसे फास्ट कौन होगा, ए से बी वाला का जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। सबसे स्लो में ये हो गया। इसको कहे अरेंज कर दीजिए, यही कहते हैं इसको अरेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अरेंज करने के लिए कहेगा तो सबसे कम कौन हो गया, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद कौन हो गया, थर्ड स्टेप, है ना, और सबसे लास्ट में ये वाला हो गया। तो अगर इसी को हमको अरेंज करने के लिए कह दिया जाए, है ना, अरेंज, देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, अरेंज द रिएक्शन, arrange the elementary reaction according to their rate। उसके रेट के आधार पर अरेंज द एलिमेंट्री रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रेट। तो रेट में देखिए इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन हो गया, बी वाला, सबसे स्लो कौन हो गया, ए वाला। तो स्टेप फर्स्ट का क्या हो गया, सबसे कम, इससे अधिक किसका होगा, स्टेप कौन हो गया, थर्ड, और सबसे फास्ट कौन होगा, स्टेप टू। स्टेप टू हो गया सबसे फास्ट। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट में ही अरेंज हो गया, समझे। अब देखिए यहाँ पर यही पॉइंट मैं दिखाना चाह रहा था, द इंटरमीडिएट स्पेसिस आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉ। अगर आप रेट लॉ लिखेगा ना, तो रेट लॉ जब लिखेंगे, जैसे इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, अब आइए रेट लॉ लिखेंगे। अच्छा ये नीचे वाला पॉइंट पहले समझाता हूँ तब मिटाने में आसान होगा। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप तो पता है इन तीनों में सबसे स्लो स्टेप कौन हो गया, ये वाला हो गया, फर्स्ट वाला स्लोएस्ट स्टेप। और ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड होगा। तो स्लोएस्ट स्टेप पता चल गया ना, ये कि स्टेप फर्स्ट हो गया स्लोएस्ट स्टेप, और इसी के द्वारा रिएक्शन का रेट डिटरमाइंड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए
अब इधर मैं मिटा सकता हूँ ये वाला पॉइंट को, नीचे वाला को। ये तो समझ में आ गया कि स्लोएस्ट स्टेप कैसे पता लगाए। अब आइए, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है ना वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम ये लिख सकते हैं, देखिए स्लोएस्ट स्टेप, अब देखिए स्लोएस्ट स्टेप, इसे क्या आगे कहाँ लिख दें, यहीं पर लिखता हूँ फिर, स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन करेंगे, स्लोएस्ट स्टेप के द्वारा। तो रेट लॉस इसी के आधार कौन हो गया, डिटरमाइन आर इन कन्वर्टेड इनटू ए, ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया। तो रेट इसी के द्वारा लिखेंगे, रेट लॉ, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के अ कंसंट्रेशन ऑफ आर। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है, प्रत्येक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप होता है। ये जो लिखते हैं मैकेनिज्म का प्रत्येक स्टेप कैसा हो गया, एलिमेंट्री स्टेप हो गया। तब ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज एलिमेंट्री स्टेप। ये क्यों ऐसा लिखा, ये इस तरह से क्यों लिख दिए, क्यों, क्योंकि ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज एलिमेंट्री स्टेप, है ना। मैकेनिज्म का प्रत्येक स्टेप एलिमेंट्री होता है। और लोएस्ट आपने पता लगा लिया कि इसमें कौन, कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, आर कन्वर्टेड इनटू ए फर्स्ट स्टेप हो गया। तो रेट लॉस क्या हो गया, आर इक्वल टू के आर, ये हो गया रेट लॉस इस रिएक्शन का। तो इसमें रेट लॉस इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इस रेट लॉ में क्या लिखा आपने यहाँ पर, आर रिएक्टेंट, ये तीनों आया ना, इन तीनों में यहाँ पर देखिए रेट लॉ में क्या आ गया, आर आ गया। तो इस रिएक्शन में देखिए तो क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, दो चीज इन्वॉल्व है, आर और पी रिएक्ट इन्वॉल्व है। तो रेट लॉ में आर हो सकता था या पी हो सकता था, इंटरमीडिएट स्टेज का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, यही लिखे है, द इंटरमीडिएट स्पेसिस आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉ। तो इंटरमीडिएट स्पेसिस क्या बन रहा था इसमें, देखिए तो ये बी बन रहा है, ए बन रहा है, ये बीच में बन रहा था। अरे रिएक्शन में तो आर और पी है, आर और पी आया, बीच में क्या क्या आ रहा है, ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो इस रेट लॉ में ए एंड बी आया आपका, ए एंड बी नहीं आया। तो वही लिखा, रेट लॉ जब लिखेगा ना तो रेट लॉ में इंटरमीडिएट स्पेसिस यूज नहीं होता है, समझ में। इंटरमीडिएट स्पेसिस आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉ। जब रेट लॉ आप लिखिएगा तो अपने आप उसमें इंटरमीडिएट स्पेसिस इन्वॉल्व नहीं होगा। वो जब भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो क्या हुआ, रिएक्शन का या तो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो या इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेप का जो स्पेसिस होगा ये इन्वॉल्व नहीं होगा, यही लिखा था, समझे। अब इसका एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन दे देकर क्लियर करेंगे। इसका थ्योरी बता दिया मैं, अब मिटाएं इसको, चलिए। इसको आप इत्मीनान से एक बार दो बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। वीडियो को रिपीट करके आप देखिए, जब तक समझ में नहीं आए उसको आप रिपीट करिए, खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर हो सकता है फर्स्ट बार में थोड़ा दिक्कत हो, सेकेंड बार में थोड़ा कम दिक्कत होगा, थर्ड बार में देखेंगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आइए रिएक्शन के द्वारा क्लियर करता हूँ आपको क्लियर। देखिए आप सारा चीज़ को, उसी चीज़ को हम क्लियर कर रहा हूँ अब रिएक्शन के द्वारा, एग्जाम्पल क्वेश्चंस के द्वारा देकर। आपका क्वेश्चन देता हूँ इस तरह से लिखिए, ऐसा करता हूँ क्वेश्चन इधर देता हूँ ताकि बनाने में आसान इधर होगा। क्वेश्चन लिखिए पहला, फाइंड, या पहले फॉर द रिएक्शन, सॉरी, फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन आपका दिया हुआ है 2a प्लस 3b a2 b3। फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है, द mechanism for reaction, the mechanism of reaction और नीचे इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, A प्लस B
रेट कांस्टेंट K1 ए बी प्लस बी, इसका रेट कांस्टेंट K2 ए बी टू प्लस ए प्लस बी K3 A2 B3, ये लिखा हुआ है। और ये भी इंडिकेट किया हुआ इसमें है आपका कि दिस वन इज स्लो स्टेप और ये फास्ट और ये भी फास्ट, ये इंडिकेट किया हुआ है। हाँ, क्या फाइंड दी फर्स्ट में रेट लॉ and order of reaction। चलिए यही क्वेश्चन दिया, नोट करिए पहले आप। आपका यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में और लगता कट रहा लगता है नहीं इसमें, अच्छा से कट रहा है आपका, मैं ये कट रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इधर। यहाँ पर कट रहा था AB2 फास्ट, A2 B3 फास्ट, देखने जब तो अब तो आ जा रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। और इसी में एक स्टेप और कर सकते हैं आप सेकंड में, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी। देखिए इधर हमको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा, कंपेयर करने में आसान होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन उधर लिखा हूँ। चलिए आप इसमें समझिए। देखिए तो आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, पूछ रहा रेट लॉ। तो रेट लॉ कौन डिटरमाइन करता है? रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पर। तो देखिए तो ये दोनों फास्ट है, ये स्लो है, तो इन तीनों में सबसे स्लो रिएक्शन ये ना हो गया, तो रेट लॉ इस पर डिपेंड करेगा। तो स्लो स्टेप कौन हो गया? स्लो स्टेप हो गया फर्स्ट। तो रेट किस पर डिटरमाइन होगा? ये फर्स्ट के द्वारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेट लॉ R इजकल टू क्या हो गया? K कंसंट्रेशन, रेट K1 कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, रेट लॉ। इस रिएक्शन का रेट लॉ ये हो गया। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप है एंड स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी के आधार पर रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ इसके आधार पर लिख दिया गया। चलिए अब इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी में निकालना क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पर 1 पावर, यहाँ भी 1, तो क्या हो गया इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1 + 1 2 हो गया। इस रिएक्शन का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। एंड थर्ड में सेकेंड में पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या, देखिए हम इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोल सकते हैं, ऊपर वाला रिएक्शन के लिए ये लिखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म होगा प्रत्येक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होगा। इस मैकेनिज्म का प्रत्येक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होगा। रीजन ये सारा क्या है? एलिमेंट्री स्टेप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट स्टेप का, स्टेप फर्स्ट का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 1 and 1 2। स्टेप 2 की मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया इसमें? 2, 1 और 1 2। एंड स्टेप 3 की मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 1 2 और 3। प्रत्येक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी निकल गया। तो ये लिखा था हमने कि द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइंड नहीं है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर ईच स्टेप। देखिए ईच स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर डिफाइंड है।
क्योंकि सब सारा कैसा है, एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है, नोट करिए। हो गया ये। देखिए इस क्वेश्चन को हमने आसान करके दिया था और इसीलिए बना लिया। अब देखिए दोनों से दूसरे से डिफरेंट कर रहा हूँ, मिटाइए। हम यहीं पर लिख रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको कंपेयर करने में आसान होगी। देखिए क्या, सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखिए, फॉर द रिएक्शन हो गया, सारा चीज यही रह गया, 2A 3B A2 B3। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, किस तरह से दिया मैकेनिज्म, वही रह गया आपका, सारा मैकेनिज्म वही है, A प्लस बी K1 AB, इसको बाद में लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर क्या A प्लस बी। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ आप मिटा सकते थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस दिखा के क्लियर कर रहा हूँ कि क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताना है। यहाँ K3 है रेट कांस्टेंट, A2 B3, और ये यहाँ पर कर दिया स्लो रिएक्शन, ये कर दिया फास्ट, यहाँ भी कर दिया आपका फास्ट। चलिए बताइए, यहाँ भी वही है, फाइंड दी रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलिए आप कंपेयर करिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस आपको पता लगाना है कि क्या डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस क्या था ना, स्टेप देखिए, यहाँ स्टेप कौन था, ये स्लो स्टेप था, इसके द्वारा रेट डिटरमाइन कर लिए थे। इसमें स्लो स्टेप कौन है, ये रेट डिटरमाइन इसी के द्वारा होगा, ये ना होगा, ये डिफरेंस हो गया, स्टेप बदल गया, यहाँ स्लो स्टेप ये था, स्लो स्टेप हो गया, ये ना देख रहे हैं। देखिए अब इसके कारण क्या क्या चेंज होगा, अब ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब देखिए मैं लिखता हूँ क्या अंतर पता चला, रेट तो इसके द्वारा डिटरमाइंड होगा जी, ये तो कन्फर्म है। तो रेट जब इसके द्वारा डिटरमाइंड होगा तो देखिए लिखता हूँ मैं यहाँ, इसका आंसर करता हूँ मैं। देखिए रेट लॉ कैसे लिख देंगे, R इजकल टू K कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या एन हो गया रेट लॉ, जो स्लो स्टेप है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी के द्वारा रेट लॉ लिखा जाता है। तो रेट लॉ लिख सकते हैं ना इसके द्वारा, ठीक है। क्या ये देखिए तो करेक्ट होगा लिखना मेरा, नहीं ये गलत, ये करेक्ट नहीं है। रीजन आपको बोला था रेट लॉ में इंटरमीडिएट स्पेसिस नहीं होता है, इंटरमीडिएट स्पेसिस आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉ। देखिए तो ये रेट लॉ में ए बी है ना, ये ए बी इंटरमीडिएट स्टेप का है, ये बीच वाला प्रोडक्ट आ गया। रेट लॉ में क्या लिख सकते हैं, या तो रिएक्टेंट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, या कैटलिस्ट लिख सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्पेसिस को नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ ए हो सकता था, बी हो सकता था, A2 B2 हो सकता है। तो यहाँ देखिए बी तो ठीक है दिया हुआ बी है, लेकिन ए बी कहीं है इसमें नहीं है, ये भी क्या हो गया, इसका इंटरमीडिएट स्पेसिस हो गया। तो इंटरमीडिएट स्पेसिस को रेट लॉ में नहीं लिखा जाता है, यही देखिए आ गया डिफरेंस। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो इंटरमीडिएट स्पेसिस ए बी जो आ गया, अब इसको कन्वर्ट करना होगा किस रूप में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में अब इसको लिखना होगा। समझ में आया क्या डिफरेंस था। यहाँ डायरेक्ट आपको देखिए ये वाला दिखा दिए थे, क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप ये दिखा दिया था, ताकि रेट लॉ में ए एंड बी दोनों देखिए रिएक्टेंट का पोर्शन आ गया, ए बी, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर रेट लॉज में देखिए ना, यहाँ जो रेट लॉज लिखे थे R इजकल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ B, एन आंसर आ गया था इसका। तो इसके रेट लॉ में देखिए क्या A एंड B आया, कौन, रिएक्टेंट का पोर्शन आ गया, इसलिए करेक्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट स्पेसिस आ गया। अब इस इंटरमीडिएट स्पेसिस को कन्वर्ट कर देना है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब मिलाइए ए बी, ये दोनों इक्वेशन में देखिए कहाँ पर है, देखिए तो ए बी, ए और बी के साथ रिलेशन है ना, रिएक्टेंट वाले के साथ, इसके साथ कर लेंगे।
और आसान तरीका बता देते हैं, रिवर्सिबल साइन जहाँ रहेगा ना उसी का यूज़ कर लीजिएगा, उसमें रिलेशन अपने आप निकल जाएगा आपको। हाँ, तो देखिए तो यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे, देखिए ए बी ए प्लस बी, मेरा टारगेट क्या है, इस ए बी को कन्वर्ट कर लेना किस रूप में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, ए एंड बी या ए टू बी टू के रूप में। तो यहाँ पर क्या, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इस रिएक्शन को, आइए ए प्लस बी कौन था, ए प्लस बी और K1 ए बी। अच्छा, एक इसका कौन था, रेट लॉ ये ना था, लिखा था आपने ए बी, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2, छूट गया था, रेट कौन K2 था। और यहाँ देख K1 K2 K3, इसको कर दिए K4, इधर का एक और वैल्यू K4, ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये K4 और इसके लिए K2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका ये स्टेप में क्या, ए प्लस बी K1 और इधर क्या हुआ K4, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो चलिए तो देखिए इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक टर्म जान जाइए यहाँ पर अलग से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये क्या होता है, रेट फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको लिख सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या हो गया K1 एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड का क्या हो गया K4, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, लिख सकता हूँ ये। ठीक है, मेरा टारगेट क्या था, इस ए बी को कन्वर्ट कर देना है रिएक्टेंट के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब देखिए ऐसे चीज़ को कि K1 बाई K4 इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, यही तो निकालना है इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इजकल टू K1 बाई K4, यहाँ क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, लिख सकता हूँ ये। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए बी को इस रूप में लिख सकते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इस रेट लॉ में R इजकल टू K2 ए बी का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, रेट कांस्टेंट ऑफ K1 अब बाई रेट कांस्टेंट ऑफ K4, फिर क्या हो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये ए बी का वैल्यू निकल गया, आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये जो बचा हुआ बी का था। तो देखिए तो R इजकल टू ये पूरा जो हो गया ये कहलाया के इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू, ये आपका रेट लॉस हो गया। देखिए अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का पोर्शन आ गया ना, रेट लॉस में रिएक्टेंट का पोर्शन आ गया ए एंड बी, यही हो गया आपका, समझे। ये वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, समझ में आया क्या डिफरेंस था। तो इस क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है, फाइंड रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, एक ये भी पूछ देगा कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट कितना है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। तो देखिए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या हो गया K2, तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या लिख दीजिएगा, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट का आंसर क्या हो गया K2 इंटू K1 बाई K4, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा K1 K2 K4 का, निकाल देंगे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। और ये रेट लॉ का ये हो गया रेट लॉ, ये ना हो गया रेट लॉ, ये रेट लॉ हो गया रिएक्शन का। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बोलिए 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया, यही हो गया इसका आंसर, रेट लॉ निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। तो मैं समझता हूँ अब आप मैकेनिज्म कैसे किया जाएगा समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ जो स्लो स्टेप था तो स्लो स्टेप में डायरेक्ट आपका रिएक्टेंट का पोर्शन दिया हुआ था, इसमें जो स्लो स्टेप है उसमें रिएक्टेंट का नहीं, किसका दिया हुआ है, इंटरमीडिएट स्पेसिस का दिया हुआ है। तो इस इंटरमीडिएट स्पेसिस को किस रूप में बदल दिए, रिएक्टेंट के फॉर्म में, उसके बाद फिर आप निकाल लिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब और देता हूँ, अब आप उस पर बनाइए, ट्राई करिए तो अपने से।
इसलिए साइड में मैं लिखा था इस क्वेश्चन, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर द रिएक्शन, थर्ड में फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन आपका यहाँ पर है, रिएक्शन लिख दीजिए O3 सॉरी 2O3 3O2, ये रिएक्शन दिया हुआ है। और इसका फॉर द रिएक्शन द मैकेनिज्म इज गिवन एज, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ आपका है O3 O2 प्लस O, एंड यहाँ पर इसको रख दीजिए K1 एंड K2, और रिएक्शन मान लीजिए फास्ट, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, यहाँ पर दिखाता हूँ या यहाँ दिखाता हूँ, स्टेप 1 फर्स्ट रिएक्शन को दिखा रहा है। O3 प्लस O K3 रेट कांस्टेंट 2O2, ये इसका स्लो स्टेप, स्टेप 2, फाइंड रेट लॉ, order of reaction and effective rate constant, effective rate constant नोट करिए। उसी तरह से जो अभी समझा है उसी पर यूज करिए, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। चलिए देखिए अब इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में हो रहा है। स्लो स्टेप ये है, तो इसमें रेट लॉ कैसे लिखिएगा स्लो स्टेप द्वारा, तो यहाँ देखिए रेट लॉ जो आप लिखिएगा क्या हो गया, के कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ O, इन लिखिएगा, रेट लॉ इसी के आधार पर लिखाएगा। चलिए आप देखिए इसमें ये जो रेट लॉ आप लिखा है O3 एंड O, क्या ये हो सकता है रेट लॉ? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए तो रिएक्टेंट में क्या है O3 एंड प्रोडक्ट में O2, तो यहाँ पर O3 या O2 होना चाहिए, O तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वो कहाँ का प्रोडक्ट है, वो इंटरमीडिएट स्टेज का, इंटरमीडिएट स्टेप में आपका बना, इंटरमीडिएट स्पीसीज का प्रोडक्ट है, वो आ गया। तब यहाँ पर O को हटाना होगा। अब इस O की जगह पर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना। तो इसके लिए देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन ये है। अब इसका यूज करके इसका O का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। चलिए भाई O का वैल्यू निकालिए, देखिए यहाँ पर करता हूँ, इधर कर लेता हूँ O3, अच्छा इसका रेट कांस्टेंट क्या था K3, ये भी लिखना होगा ना इसका स्लो स्टेप में, O3 K1 K2 O2 प्लस O, यहाँ लिखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, डायरेक्ट K का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये जो रेशियो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3, क्या लिख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आप किसका निकालना है हमको, आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ O, तो कंसंट्रेशन ऑफ O क्या लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O को K1 बाई K2, K1 बाई K2, O का लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्या लिख सकता हूँ ये, कंसंट्रेशन ऑफ O2, इस तरह लिख सकता हूँ, है ना। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए अब रेट लॉ K3
कंसंट्रेशन ऑफ O3, कंसंट्रेशन ऑफ O क्या आ जाएगा, ऐसा लिखता हूँ, पहले हम O का लिख देता हूँ, इसका वैल्यू O का क्या हो गया K1 बाई K2, कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये O का लिख दे इसका, I इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, यही तो होगा आपका, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, R इजकल टू K3 इंटू K1 बाई K2, ये आ गया। और क्या लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर -1, ये लिख दिए। तो इसका इफेक्टिव रेट लॉ R ए हो गया रेट लॉस, तो रेट लॉस क्या लिख दीजिएगा, K इफेक्टिव ये हो जाएगा, क्यों, अब देखिए रेट लॉस में क्या O3 O2, रिएक्शन में O3 भी है O2 भी है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रोडक्ट का आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट स्पीसीज का नहीं आ सकता, यही बोल रहा था। यही हो गया रेट लॉस आपका। तो रेट लॉस यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर, इस रेट लॉस के लिए लिखेंगे K कंसंट्रेशन ऑफ K इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ O3 पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर -1, ये आ गया। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसका, तो ये 2 प्लस -1 इजकल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट फिर क्या हो गया, K3 इंटू K1 बाई K2, यही आपका आ गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हुआ। अब एक टाइप का और क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, वो बता देता हूँ फिर उसमें अब उसके लिए कैसे करना होगा, अब उस पॉइंट को ध्यान देना है। अब वो पॉइंट समझ जाएंगे तो फिर आपका आसानी से सारे मैकेनिज्म हो जाएगा। हटा दें। अब देखिए, एक तो आप देखिए सिंपल सा रिएक्शन जिसमें आपका क्या रेट लॉज में रिएक्टेंट का पोर्शन दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि रेट लॉ में कौन सा इन्वॉल्व हो गया, इंटरमीडिएट स्पेसिस का। और तीसरे टाइप का मैकेनिज्म होता है कि आपको वहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया रहेगा, जैसे इंडिकेट कर दिया ना स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, अब ये दिया हुआ ही नहीं रहेगा और आपको पता लगाना होगा रेट लॉ। लीजिए एक क्वेश्चन हो गया, थर्ड स्टेप में देखिए क्वेश्चन लिखिए, हटाइए, यही क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन है K3, हाँ चलिए लिखिए थर्ड में, ये आपको पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूँ थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इफ स्लोएस्ट स्टेप that is rate determining step is not given अगर आपके क्वेश्चंस में रेट डिटरमाइनिंग बस यही दे दिया, देखिए इस तरह से, और क्या देगा इसका फाइंड रेट लॉ, इसका रेट लॉ निकालिए, रेट लॉ निकालेंगे तो सारा चीज निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव रेट, सब निकल जाएगा आपका। यही क्वेश्चन दे दिया, चलिए नोट करिए पहले, तब फिर समझाता हूँ। फिर पहले ये हेडिंग लिखेगा कि इफ स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट गिवन, और उसके नीचे फ्री क्वेश्चन दिखाई तो ज़्यादा क्लियर होगा। सब में अंतर दिखाते हुए मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है सब में। ऐसे में रिवर्सिबल साइन मत दीजिएगा, जब दिया हुआ है ही तो K1 एंड K2 डायरेक्ट ये दिखा दीजिए क्वेश्चन में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है नहीं दिया हुआ तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ही नहीं। हो गया लिखा हुआ।
चलिए जल्दी करिए थोड़ा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लिखे हैं कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन का ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेकिन इस मैकेनिज्म में देखिए तो यहाँ पर ये लिखा, ये बताया हुआ है कि कौन इसमें स्लो स्टेप है, कौन फास्ट स्टेप है, नहीं, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया हुआ है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यही आपको देखना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाते हैं और इस कंसेप्ट का नाम होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो कंसेप्ट लगाइएगा उसका नाम होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसी कंसेप्ट को लगाना, देखिए क्या कहलाता है, समझाता हूँ। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब आप करवाते हैं और उसका मैकेनिज्म देखते हैं तो वहाँ जो इंटरमीडिएट स्पेसिस बनता है ना, वो इंटरमीडिएट स्पेसिस इतना तेज़ी से बनेगा और टूटेगा कि वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पेसिस कांस्टेंट रह जाता है। और कांस्टेंट रहने के कारण इसका नाम क्या लिखा है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग, मैं लिख रहा हूँ प्लस समझिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा लिख देना in complex reaction, the formation of intermediate species, the formation, yeah, the appearance and disappearance, sorry, in complex reaction the appearance and disappearance of intermediate species takes place instantly. Therefore, the concentration of intermediate species becomes constant. तो हम लिख सकते हैं डी इंस्टेंटेनियस या डी इंटरमीडिएट स्पेसिस, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पेसिस बाय डी टी इक्वल टू 0। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, क्या लिखे, देखिए इंटरमीडिएट स्पीसीज बाय dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पर आगे बनेगा। पहले इसको आप लिखिए, मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, तब आगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। बस मैक्सिमम इतना ही टाइप का मैकेनिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, हर एक टाइप का मैकेनिज्म मैं बता दिया इसमें। और ऐसे खासकर ये नीट में नहीं पूछा जाता इस तरह का क्वेश्चन, ये IIT का सिलेबस में इस तरह का क्वेश्चन सेट पूछा हुआ आप लोग का, है ना। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, आप बोर्ड में तो खैर इसका है ही नहीं क्वेश्चन। चलिए अब आगे करूँ। हाँ, आपका जो इसके पहले नीट का जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाले तक है, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा था, या 16 स्टेप में जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया, इसके पहले वाला सारा है, यही समझ लीजिए। चलिए अभी हम देखिए क्या लिख रहा हूँ। इफ
स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट गिवन, जैसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि कौन इसमें स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, तब वहाँ क्या करते हैं, एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड्स यूज करते हैं। एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, नाम से निकले, एसटीडी मतलब कांस्टेंट। जब ये इंटरमीडिएट स्पेसिस बनता है ना, इंटरमीडिएट स्पेसिस जैसे यहाँ पर बन रहा है ना ओ और ओ, देखिए यहाँ इंटरमीडिएट स्पेसिस बन रहा है, ये ओ और ओ जो बन रहा था इतना तेजी से वहाँ पर बनेगा इनेसेंट ऑक्सीजन, इतना तेजी से टूटेगा कि बना तुरंत टूट गया, बना तुरंत टूट गया, माने बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है ना ये इंटरमीडिएट स्पेसिस का वो कांस्टेंट ही बना रहता है। जैसे समझिए ना, जैसे ये है इंटरमीडिएट स्पेसिस, क्या वो है, समझे कि क्या बोला, ये नेसेंट ऑक्सीजन अभी बना फिर टूटा फिर तुरंत बन गया। जैसे देखिए ये बना, एक बना हुआ ओ है, ठीक है, ये बना रिएक्शन के बीच में मैकेनिज्म है, ये बना हुआ है, ठीक है, और ये जैसे ही बना तुरंत टूट गया, और टूटा तो उसके पहले फिर ये आ गया बन गया, फिर ये टूटा फिर ये बन गया, फिर ये टूटा ये बन गया, माने टूटता और बनता है। तो जैसे ही टूटा तो दूसरा तो बन के तैयार है नहीं, फिर ये टूटा तो फिर दूसरा ही बन के तैयार है। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जो होता है इंटरमीडिएट स्पेसिस का वो क्या होता है, कांस्टेंट रह जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो प्रोसेस होता है ना इंटरमीडिएट स्पेसिस का बनना, वो क्या होता है कि जैसे ही वो टूटता है तो दूसरा बन जाता है, फिर टूटता है तो दूसरा बन जाता है, माने एक टूट रहा है तो दूसरा बन रहा है। इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पेसिस बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वही लिखा हुआ है देखिए। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the appearance and disappearance of intermediate species takes place instantly, माने ये तेजी से तुरंत होते रहता है, बनना टूटने का जो क्रम है हमेशा वो होता रहता है। इसके कारण क्या हो गया, therefore the concentration of intermediate species becomes constant। तो जब कांस्टेंट हो गया इंटरमीडिएट स्पेसिस का है ना कंसंट्रेशन, तो उसको आप क्या लिखें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, और ये समझ गए तब इस क्वेश्चन को बन जाएगा। अब इसी कंसेप्ट का अप्लाई कर कर इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। देखिए इसमें सारा आ जाएगा, पीछे का अभी से सब रिलेशन आ जाएगा। ऐसा करते इस क्वेश्चन को मैं ए साइड लिख देता हूँ, तो आसान होगा हमको एक्सप्लेन करने में। इधर लिखना पड़ेगा तब हो पाएगा। देखिए 2O3 3O2 ये रिएक्शन है, और इसका मैकेनिज्म था O3 K1 O2 प्लस O2 O, फिर O3 प्लस O K2 2O2। ये रिएक्शन हम इधर दिखा दिया जो क्वेश्चन आपका था, ताकि एक साइड बनाते हुए आसान होगा समझाने में। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिक शुरू से लेके चलना होगा। देखिए हमको क्या करना है ना, देखिए इसमें लेता हूँ मैं, आप आइए रेट, इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ। देखिए इसमें जो रेट लिखिएगा इस रिएक्शन में, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए ना, 3O2 कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3 प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से किसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। मान लिया हमको ये लिखना, समझिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3, रेट लिखा ना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट रेट लॉ में क्या आ सकता है, ये दोनों में से किसी के रेस्पेक्ट में रेट लॉ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमको निकाली, मान लिया हमको कंसंट्रेशन निकालना, आपको सपोज दैट यहाँ पर कंसंट्रेशन ये निकाल दिए वैल्यू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3 इसी का वैल्यू निकालना, किसी का भी निकाल सकते हैं, ये दोनों में ऑक्सीजन का निकालिए ऑक्सीजन, मान लिया हम पहले इसी का ले रहा हूँ, इसका निकालना है वैल्यू, कितना इसका कंसंट्रेशन होगा। तो चलिए लिखिए दोनों रिएक्शन में। अब यहाँ पर देखिए तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन में लिख सकते हैं आर, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
इसको पहले रेट लॉज ले, आर इजकल टू के, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये तो मालूम है, यहाँ R1 कर दीजिए, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म का प्रत्येक स्टेप एलिमेंट्री होता है, तो इसको लिख सकते हैं R1 इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ O3। क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। इसी को डिफरेंशियल रेट लो में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3। क्या लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3, ये लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। तो देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पर वैल्यू किसका वैल्यू निकालना था वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमको निकालना अलग से ये यही निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो इस रिएक्शन के लिए देखिए लिख सकते हैं ना, ये हो गया रेट लॉस और ये होगा डिफरेंशियल रेट लॉ। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर आप लिखिएगा इस रिएक्शन के लिए क्या, के कंसंट्रेशन ऑफ O3 हो गया इसके लिए। अब यहाँ पर भी देखिए O3 आ रहा है, अब इससे भी लिख सकते हैं R2, यहाँ रेट कांस्टेंट K1 था, K1 लिखना होगा, R2 K2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, ये लिखिएगा। रेट लॉ इजकल टू क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिएगा तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिफरेंशियल रेट लॉ, ये हो गया आपका। ठीक है, तो फिर देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3, ये वैल्यू निकल गया, क्या लिखें, प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O, ये लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर ये जो रेट लॉ लिखे हैं इसमें कौन सा पार्ट आ गया, इंटरमीडिएट वाला आ गया, इंटरमीडिएट स्पेसिस वाला आ गया, इसमें तो O नहीं था कहीं। अब इसको भी इस फॉर्म में कर दीजिए, देखिए पर DO/dt, अब ये निकाल दीजिए इसको। अब इसको क्या, इंटरमीडिएट स्पेसिस का पार्ट आ गया, इंटरमीडिएट स्पेसिस का पार्ट आ गया तो उसको कन्वर्ट कर देंगे फिर क्या, जनरल फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में। तो आइए अब इसको भी कन्वर्ट करता हूँ। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए O कहाँ है, इसमें भी O है, तो इसको लिखेंगे, देखिए R इजकल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3 लिखा, और O के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O, क्या लिखेंगे। तो देखिए तो इसका वैल्यू कितने के बराबर फिर यहाँ पर आ गया, K1O3, समझिएगा, K1O3, क्या लिख सकता हूँ। अब इस रिएक्शन में भी आइए, तो इस रिएक्शन में भी लिख सकते हैं इसका O को हमको लाना है वैल्यू, यहाँ क्या लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो अब यहाँ पर अब ये लिखना है, इसका वैल्यू यहाँ पर लाना है फिर, तो बोले कितना आ गया फिर इस केस में, सॉरी ए प्लस नहीं माइनस आएगा, रिएक्टेंट की साइड में है, तो DO/dt हमको लाना क्या, ये प्लस वाला, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये प्लस लेंगे तो इधर माइनस करेंगे इसका, तो ये वैल्यू का लेने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस इधर कर देंगे, तो माइनस K2O3 एंड O, लिख सकता हूँ ऐसे, समझे। पहले इस रेट लॉज में देखिए O3 यहाँ क्या O आ गया, इस रिएक्शन में तो O नहीं है, O क्या हुआ, इंटरमीडिएट स्पेसिस आ गया। तो इंटरमीडिएट स्पेसिस को फिर हटाने के लिए फिर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं DO/dt का, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस रिएक्शन में O यहाँ पर न है, तो क्या लिखें, DO/dt, फिर इसका वैल्यू कितने के बराबर, K1O3, फिर इस रिएक्शन में भी O है, तो इसको रिएक्टेंट साइड में है, तो क्या लिखेंगे, माइनस DO/dt, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये माइनस में है, हमको प्लस वाला वैल्यू चाहिए, तो माइनस यहाँ कर देंगे, माइनस K2, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। चलिए अब आइए जो कॉन्सेप्ट बताए थे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या बताया था, जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, बताए, और कांस्टेंट होने के कारण उसका क्या लिखते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रहा है, इंटरमीडिएट स्पेसिस में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय dt, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ कांस्टेंट होगा, तो वैल्यू क्या हो गया, 0। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट यही था। अब यहाँ वैल्यू 0 कर दीजिएगा, तो क्या बन गया, देखिए तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 इजकल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O, अब O का वैल्यू निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ O इजकल टू K1/K2 और O3 कैंसिल, ये निकल गया आपका, तो क्या निकला, कंसंट्रेशन ऑफ O निकल गया।
चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये K1O3 प्लस K2O3 एंड O का वैल्यू क्या हो गया, K1 इंटू K2। पहले इसका लिख देता हूँ, ये वैल्यू K2 इंटू O का क्या हो गया, K1 इंटू K2 इंटू O3 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या हो गया, K1O3 प्लस K1O3 क्या हो गया, 2K1O3। क्या लिख सकता हूँ, ये निकल के हमारा ये वैल्यू। अब आइए रेट में यहाँ इसे कंपेयर कर लीजिए। तो R इजकल टू क्या लिखे थे, 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन, नॉट ऑक्सीजन, ओजोन इजकल टू 2R, या रेट के रूप में लिखना है, डायरेक्ट यही रहना चाहिए, रेट है ना लिखा, रेट लॉस, ठीक है, इससे रिलेशन। तब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, R इजकल टू क्या लिख दीजिएगा आप, इधर लिख देता हूँ, आधा और लिखना पड़ेगा अभी, हाफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ और माइनस DO3/dt। ये वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप, 2K1O3, 2 कैंसिल हो गया, तो रेट लॉस क्या बच गया, K1O3। यही हो गया आपका रेट लॉस, यही हो गया रेट लॉस इस रिएक्शन का, यही इसका मैकेनिज्म हो गया। मतलब यहाँ रेट लॉस क्या हो गया, देखिए तो K1O3, मतलब इसका रेट कांस्टेंट K1 हो गया इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन दिया था, हाँ ये इस रिएक्शन में ये रेट कांस्टेंट K1 हो गया, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, यही तो हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, रेट कांस्टेंट K1, यही इसका रेट लॉ हो गया, समझे। तो आप किसके आधार पर निकाले, रेट में तो दोनों ना था, रिएक्टेंट भी था, प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट का वैल्यू आप निकाले थे। चलिए अब प्रोडक्ट निकाल के करिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब इसके आधार पर निकाल के करिए। चलिए करिए, अब देखिए इसी का, अरे भाई ये तो रिएक्टेंट से ना कंपेयर करके किए, अब इसी में प्रोडक्ट वाला के एक साथ करिए, आंसर हो गया हमारा। अब उसके करके देखिए प्रोडक्ट वाले पर। चलिए अब यहाँ पर फिर देखिए, अब ये ले रहा हूँ इसका वैल्यू पर, ताकि रिएक्शन में रेट में तो दोनों आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए अब इसका वैल्यू निकालिए। चलिए इस रिएक्शन में देखिए कहाँ पर है ओ, इसको क्या लिखे यार, यहाँ पर जगह नहीं, हम ऊपर कर दे रहे हैं इसी को, प्लस क्या है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिख सकता हूँ इसे, इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू फिर हो गया कितने के बराबर, K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है, इस रिएक्शन में। उसी तरह से अब आई दूसरा रिएक्शन में, फिर यहाँ भी O2 है, तो इसको आप लिखेगा क्या हो गया, हाफ, यहाँ पर 8 कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया, DO, यहाँ इसका वैल्यू लिखे तो 2 ना हो जाएगा, इसका हाफ लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DO/dt का वैल्यू 2 इंटू प्लस 2K2O3 एंड O लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसके साथ कंपेयर करिएगा ना, तो 2R है ना, तो 2R2, तो 2R2 में क्या होगा, 2K2O3 प्लस ये, वो लिख दिया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, निकालिए। तो अब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, फिर देखिए K1O3 प्लस 2 इस O का वैल्यू फिर यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है, K1/K2। पहले इसको लिख रहा हूँ, हाँ, K2 इंटू K1/K2 इंटू O3, ये K2 कैंसिल, कितना 2 और 1 3, है ना, यहाँ क्या हो गया 3K1O3 निकल गया। अब चलिए अब इसके रेस्पेक्ट में लिख दीजिए रेट, देखिए R इजकल टू 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ 1/3 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आ गया, 3K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3, 3 कैंसिल, तो यही तो हो गया रेट लॉस इक्वल टू K1 एंड O3। देखिए दोनों तो एक ही आ गया, यही था।
दोनों के रूप में निकाल दिया गया आपका। तो यही आता है आपका मैक्सिमम जो आपका होगा, यही स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के आधार पर ये निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 तरह का मैकेनिज्म यहाँ देखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एक तो बहुत ही सिंपल था कि जो स्लो स्टेप था ना उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पोर्शन दिया रहेगा। सेकेंड में जो स्लो स्टेप था ना उसमें आपका इंटरमीडिएट स्पेसिस का कंसंट्रेशन दिया रहेगा। एंड थर्ड में जो था ना स्लो स्टेप दिया ही नहीं रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो ये आपका हो गया अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटेल्स में कितना डिफरेंट टाइप्स का मैकेनिज्म होगा उसके बारे में। इससे बाहर क्वेश्चंस आपकी नहीं हो सकती है, ये मैक्सिमम एफर्ट इसमें बता दिया आपका। कहीं का भी कुछ भी क्वेश्चंस बनाएंगे मैकेनिज्म से रिलेटेड बन जाएगा, बशर्ते समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ दिक्कत हो रही उसको फिर से रिपीट करके आप देख लीजिए वीडियो को, ठीक है।